नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे अहम मुद्दे पे जो लगभग बहुत सारे घरों की समस्या है और आए दिन परिवार न्यायालयों में हमें और आपको इसे देखने को मिल जाता है कि पति और पत्नी किसी न किसी मुद्दे को लेकर के, किसी न किसी वैचारिक मतभेद को लेकर के एक दूसरे के ऊपर केस करते हुए नजर आ रहे हैं। और परिवार न्यायालयों में दिन प्रतिदिन पति और पत्नी के बीच विवादों के जो मुद्दे हैं, जो मुकदमे हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब दो व्यक्ति पति और पत्नी आपस में एक साथ उनकी नहीं बन पाती है, उनके अंदर वैचारिक मतभेद होता है, रीज़न कुछ भी हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या प्रकार का वैचारिक मतभेद हो, डाउरी के मामले हों या अन्य किसी भी मुद्दे को लेकर के यदि पति और पत्नी के बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है या दोनों को एक दूसरे को समझ नहीं आती कि आगे क्या करें, लाइफ कैसे चलेगी, तो ऐसी स्थिति में दोनों या दोनों में से कोई भी एक न्यायालय पहुंच जाता है और वहां जाकर के कानून के द्वारा जो भी रेमिडीज दी गई हैं उसका लाभ लेने का प्रयास करता है। कुछ मामले फर्जी होते हैं, कुछ मामले हकीकत में इस तरह के हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही एक अहम मुद्दे पे जो कि पति पत्नी के खराब रिश्तों को सेंट्रलाइज्ड करता है, केंद्रीकरण करता है उसका। वो मुद्दा है तलाक का मुद्दा। आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं और इसको बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। हालांकि इस पे हमने एक वीडियो पीछे बनाया था, उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उस वीडियो को भी देख करके तलाक की पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। लेकिन कुछ दोस्तों ने दोबारा से कमेंट किया था, कुछ व्यूवर्स का कहना है कि तलाक पे दोबारा से एक नई वीडियो आप बनाएं। तो उसी वीडियो को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, जो भी वीडियो बनाई जाती है, आप सभी लोग उसे सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों की सराहना और जो आप लोगों का प्रोत्साहन है, आप लोगों के द्वारा दिया गया जो प्रोत्साहन है, वो आपको प्रत्येक नए वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं, हमारे द्वारा बनाई जाती है, वो आप तक समय से पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, तलाक एक ऐसा मुद्दा है जो आप नज़र उठा के देखेंगे, समाज का कोई भी व्यक्ति यदि नज़र उठा करके देखता है तो हर दूसरे तीसरे घरों में ऐसी समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। तलाक की जो नौबत है वो एक दिन में नहीं आती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं और वो कारण एक दिन में नहीं पनपते। कोई विवाह के 6 साल बाद, कोई विवाह के 8 साल बाद, कोई विवाह संपन्न होने के 10 साल बाद, 50-50 वर्षों के बाद दंपति तलाक के मुद्दे को लेकर के परिवार न्यायालयों की दौड़ लगाते नजर आते हैं। इसके पीछे जो कारण होते हैं उसे कारण को हमें समझना चाहिए। समझ करके आपसी बैठक करके एक दूसरे के प्रति अपनी समर्पण भावना से उसे समझ करके यदि हम इसका निदान ढूंढें तो निश्चित रूप से ये जानिए कि निदान इसका मिल जाना संभव होगा। लेकिन यदि नहीं संभव होता है तो फिर आगे क्या प्रक्रिया होती है। कानून की बात अगर यदि हम करेंगे तो कानून में होता क्या है कि जब आपके साथ अपने पति से या पत्नी से कोई विवाद होता है और बातें जो होती हैं बहुत आगे निकल जाती हैं, मिल बैठ करके जो समझने की जो स्टेज है, जो समझने का जो स्टेज है वो बीत चुका होता है, तो उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में हम दोस्तों A to Z बात करेंगे कि हम कहाँ से कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में एंटर करेंगे और कहाँ से हम बाहर हो जाएंगे। सबसे पहला पड़ाव है दोस्तों मीडिएशन सेंटर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन किया गया था, जो
प्रदेश स्तर पर, फिर जिले स्तर पे और तहसील स्तर पे। सबसे निचली इकाई इसकी तहसील स्तर पे है। हम अपना जो भी प्रार्थना पत्र है, पति के खिलाफ हो या पत्नी के खिलाफ हो, उस प्रार्थना पत्र को लिख करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निःशुल्क हम उसे जमा करते हैं। दूसरे पक्ष को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तरफ से आमंत्रित किया जाता है कि आप यहाँ पर उपस्थित होइए, और उपस्थित होकर के मीडिएटर, जो हम सभी अधिवक्ताओं में से जो सीनियर काउंसिल होते हैं और उन्हें एक मीडिएटर के रूप में नियुक्त किया गया रहता है, वो बैठ कर के पति और पत्नी के बीच में मसले को सुलझाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, अगर मामला सुलझ जाता है तो वहीं से मामला वापस हो जाता है, लेकिन यदि नहीं सुलझता है तो वो फिर चला जाता है रिपोर्ट लग करके कोर्ट में, परिवार न्यायालय के कोर्ट में चला जाता है। जिसका भी दोष मीडिएटर को लगता है कि हाँ, इनका ये पक्ष है, इनका ये पक्ष है, और दोनों के बीच में जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन को देखते हुए वो न्यायालय को हैंडओवर कर देते हैं। फिर मामला आता है पिटीशन का। तलाक के लिए जो पिटीशन दाखिल होती है दोस्तों, वो हिंदू विवाह अधिनियम में सेक्शन 13 के तहत दाखिल की जाती है। सेक्शन 13 में पति को दाखिल करना है या पत्नी को दाखिल करना है, जो भी तलाक के पिटीशन दाखिल करेगा वो सेक्शन 13 में ही दाखिल करेगा। सेक्शन 13 का सब क्लास 1 जो होता है, 13(1), वो पति के द्वारा होता है या पत्नी के द्वारा होता है। मतलब एक पक्षीय रूप से, एक तरफा तलाक जिसे कहते हैं, जो जैसे एक पक्ष तलाक लेना चाहता है, दूसरा पक्ष नहीं लेना चाहता है, लड़ाई चलती है, कंटेस्टेड अगर तलाक की बात करें तो ये होता है 13(1). म्यूचुअल कंसेंट से, यानी पति और पत्नी दोनों ही यदि तलाक चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 13B दाखिल किया जाता है। सेक्शन 13B के तहत एक प्लेंट बनता है, एक तलाक का प्रार्थना पत्र बनता है, वो न्यायालय में दोनों के हस्ताक्षर से दाखिल होता है। प्लेंट एक ही रहता है, लेकिन शपथ पत्र, पूरे प्लेंट का, पूरे पिटीशन का शपथ पत्र पति अलग से देगा, पत्नी अलग से देगी। एक ही फाइल में उस प्रार्थना पत्र को जज साहब के सामने पेश किया जाता है, दोनों को समझा जाता है। उसके बाद जज साहब पुनः उस मामले को एक डेट पे मीडिएशन सेंटर भेजते हैं, क्योंकि परिवार न्यायालय का गठन परिवारों को जोड़ने और उनके दाम्पत्य जीवन के पुनर्व्यवस्थापन के लिए किया गया था, न कि तलाक देने के लिए। तलाक तो एक अंतिम प्रक्रिया है कि जब किसी भी परिस्थिति में पति और पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन का पुनर्व्यवस्थापन नहीं हो सकता है, तब जाकर के तलाक की प्रक्रिया आती है। तो 13B भी यदि हम दाखिल करते हैं तो वो मामला एक बार मीडिएशन सेंटर जरूर जाता है, वहाँ पुनः मीडिएशन होता है। मीडिएशन के बाद भी यदि मामला नहीं बनता है तो वो फाइल फिर रिटर्न टू कोर्ट आ जाती है, और कोर्ट में आने के बाद फिर वहाँ प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरे या तीसरे डेट पे दोनों पक्षों को तलाक की डिक्री दे दी जाती है। अब आता है, लोग पूछते हैं कि एक तरफा तलाक कैसे मिलता है, एक पक्ष को तलाक कैसे मिलता है। तो दोस्तों, जब भी कोई वाद दाखिल किया जाता है, तो फैमिली मैटर है, किसी भी प्रकार का यदि मुकदमा दाखिल किया जाता है तो दूसरे पक्ष को नोटिस दी जाती है। दूसरे पक्ष को नोटिस देने के बाद यदि दूसरा पक्ष हाजिर नहीं होता है तो उसे दोबारा नोटिस कोर्ट के माध्यम से भेजी जाती है। दोबारा भी यदि वो हाजिर नहीं होता है तो उसके बाद प्रक्रिया आती है गजट की। लोकल प्रकाशन में, लोकल समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से ये गजट कराया जाता है कि याची का नाम, याची के पिता का नाम, उसकी उम्र, उसका पता, फलाने आप विपक्षी फला 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 के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दाखिल किया है, और नियत तिथि, जो भी तिथि पड़ती है, जो भी डेट उसमें कोर्ट के द्वारा जो है मेंशन किया जाता है, उस डेट के तहत अंदर आपको हाजिर होकर के अपना जवाब लगाना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मामला एक पक्षीय रूप से प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब तलाक में 31 के तहत, सेक्शन 13(1) के तहत यदि मुकदमा दर्ज होता है और गजट की प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद भी यदि विपक्षी या प्रत्यर्थी हाजिर नहीं होता है तो मामला एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाता है, और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के बाद एविडेंस और तमाम अपने सबूतों को देने के बाद 13(1) यानी एक पक्षीय रूप से तलाक की डिक्री पिटिशनर के
पक्ष में कोर्ट के द्वारा कर दी जाती है। क्या फ़ायदा है इसका? इसका फ़ायदा यह है कि एक पक्षीय रूप से भी यदि मुकदमा डिक्री आपके खिलाफ आपके पक्ष में हो जाता है तो उसके बाद उस डिक्री के बाद आप विवाह कर सकते हैं। दूसरा विवाह करने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं, आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों तलाक की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की है। पहला है कि 13(1) के तहत, यानी सेक्शन 13(1) हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आप तलाक का पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। ये दोनों पक्ष आपस में लड़ेंगे, दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ये कोर्ट निर्णय करेगी कि तलाक की डिक्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। दूसरा है म्यूचुअल डाइवोर्स, यानी जिसे 13B सेक्शन 13B के तहत किया जाता है, जिसमें पति और पत्नी दोनों अपनी राजी खुशी से अलग रहना चाहते हैं, एक साथ नहीं रह सकते। तीसरा आता है एक्स पार्टी डाइवोर्स। एक्स पार्टी डाइवोर्स जो होता है वो दूसरे पक्ष के कोर्ट में हाजिर होकर के अपना जवाब न लगाने के बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के माध्यम से एक पक्षीय रूप से तलाक हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक ही पिटीशन कैसे जो एक्स पार्टी होता है वो भी 13(1) के तहत ही दाखिल किया जाता है, और कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है वो भी 13(1) के तहत ही दाखिल किया जाता है। बस जो म्यूचुअल कंसेंट से होता है, यानी दोनों पक्ष की सहमति से जो तलाक दिया जाता है, तलाक की डिक्री होती है, वो 13B सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत इसका एप्लीकेशन पड़ता है। अब तलाक की डिक्री हो जाने के बाद, जब तलाक की डिक्री होती है तो उसमें ये सारी व्यवस्था दी रहती है कि पति द्वारा पत्नी को कितना दिया गया, पत्नी के घर मायके वालों से पति को कितना मिला था, दहेज मिला था, क्या वापस लेना है, ये सारी चीज़ें दोनों लोग लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट बना करके एक दूसरे को दे देते हैं, और दोनों पक्षों से जो भी संपत्ति या बहुमूल्य वस्तुएं एक दूसरे को दी गई थी जो अभी तक हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को वापस कर देते हैं, और वापस करके मामले को वहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि तलाक एक अंतिम पड़ाव है। किसी भी दाम्पत्य जीवन के विखंडन का अंतिम पड़ाव होता है तलाक। मेरा अपना यह व्यक्तिगत विचार है जो मैं खुले मन से आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में है और अपने पत्नी से या पति से उसके वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने के बजाय उसे सीरियसली और गंभीरता से लेना चाहिए, और आपस में बैठ करके उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे समस्या को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सारी संपन्नता होते हुए भी और मानसिक विपन्नता के नाते, यानी कि हम यदि मन से गरीब हैं, हमारा मस्तिष्क यदि चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, तो उसे एजुकेट करने की ज़रूरत है, उसे दूसरे के प्रति समझने और समझाने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों को करके हम बहुत हद तक तलाक के मामलों में कमी ला सकते हैं और तलाक के मामले से निपटारा पा सकते हैं। क्योंकि तलाक की स्थिति पहुंचने के पीछे कहीं न कहीं दोनों पक्षों में से एक या दोनों पक्षों की जो जिद की जो आदत है, जिद पकड़ने की या जुनून की जो आदत है, ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इसका कारण बनती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। तो दोस्तों, जीवन एक ही मिला है और इस जीवन को सुचारू रूप से शांतिपूर्वक और अपने धर्म और शास्त्रों के हिसाब से यदि हम आगे संचालित करना चाहते हैं तो हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा और स्वयं को अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार अनुशासित रखना होगा, तभी ये जीवन निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक आगे चल सकेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ हमारे वीडियो में, कौन सी बात ऐसी है जो आपको ज़्यादा पसंद आई, कौन सी बात बुरी है, ये भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। और किस टॉपिक पे और वीडियो आपको चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त होता है, जो भी सजेशन दिया जाता है,
उसको पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।